नमस्कार, मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चंपारण सत्याग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले महात्मा गांधी जी के परिचय के बारे में यानी जीवन परिचय के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इससे भी उठता है, ठीक है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और इस दिन 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। वो हिंसा में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, इसीलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी के 2 हथियार कौन से थे? सत्य और अहिंसा, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। स्थान जो अगर पूछा जाएगा तो पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात, ठीक है। पिता का नाम तो आप सबको पता होगा, करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई, ठीक है। इनका जो विवाह हुआ था 1883 13 वर्ष की उम्र में, 1883 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हुआ था, ठीक है। इनके राजनीतिक गुरु, ठीक है, जिनके माध्यम से इनको राजनीति की शिक्षा मिली थी, राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी महात्मा गांधी जी की? 30 जनवरी, याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को। और इनकी जो समाधि स्थल है वो क्या है? राजघाट, नई दिल्ली में। तो समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट, नई दिल्ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, गांधी जी पेशे से एक बैरिस्टर थे, वकील थे, ठीक है। तो उनके बारे में अगर बोला जाए तो 4 सितंबर, याद रखिएगा, 4 सितंबर 1888 को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये लंदन गए थे। और लंदन में ही इन्होंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की, ठीक है। लंदन में ही एलएलबी की डिग्री प्राप्त की, वहीं से पढ़ के आए थे। इसीलिए जब भारत में अंग्रेजों का राज चल रहा था तो अंग्रेजों से लोहा लेते थे। क्यों? क्योंकि वो वहीं से पढ़े जहां से वो लोग आए थे, तो वहां के नियम कानून इनको बहुत अच्छे तरीके से पता थे, ठीक है। तो उनको अच्छे से टक्कर दे सकते थे, इसीलिए इन्होंने वहां से एलएलबी किया, ठीक है। एलएलबी करने के बाद 1891 में 1891 में भारत लौटे। और भारत लौटने के बाद यहाँ पर जो अलग अलग हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत किया, प्रैक्टिस की। और यहाँ के लोगों के लिए, यानी भारत में जो लोग थे जो फंस जाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल पाते थे, उनके खिलाफ इन्होंने यहीं से लड़ाई लड़ना चालू किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था 1893 में, ठीक है। 1893 में यह एक व्यापारी, गुजरात व्यापारी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, महात्मा गांधी जी ने प्रैक्टिस साउथ अफ्रीका में भी की थी, ठीक है, वहां पर भी इन्होंने प्रैक्टिस की थी। और 1893 में हुआ क्या था? 1893 में एक गुजरात के बड़े व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, ठीक है। इनका केस लड़ने के लिए, याद रखना, इनका केस लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, ये दक्षिण अफ्रीका गए थे इनका केस लड़ने के लिए, ठीक है। और केस लड़े, ठीक है। और केस लड़ने के बाद, ठीक है, 1906 में, याद रखिएगा, इनके केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए। और 1906 में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो सत्याग्रह शब्द का और सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में, ठीक है। और वहां पर जेल भी गए थे कुछ समय के लिए 1908 में, 1908 में ये जेल भी गए थे। यानी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने कहां किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? एक व्यापारी का केस लड़ने गए थे, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने इस व्यापारी के जो भी इसका काम होगा उस पर टैक्स लगा दिया था, उस पर मनमाना तरीके से, अलग अलग तरीके से कानून लगा दिए थे, ठीक है, जो गलत था। और इसका केस लड़ने के लिए देखिए 1915 में महात्मा गांधी जो है देश वापस लौटे, ठीक है। वहां का जो सत्याग्रह जो उन्होंने किया था वो सफल हुआ, ठीक है। वो सफल होने के बाद जब 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस लौटे तो यहाँ की जो अंग्रेज सरकार है उन्होंने
इनको एक उपाधि दी थी। वो उपाधि कौन सी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है। तो जब 1915 में गांधी जी स्वदेश वापस लौटे तो अंग्रेज सरकार ने एक उनको उपाधि दी थी। उपाधि का नाम था केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में महात्मा गांधी जी द्वारा अहमदाबाद के करीब, ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। नॉर्मल सी याद रखने वाली चीज है। 1915 में केसरी हिंद की उपाधि मिली थी। 1916 में इन्होंने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम का निर्माण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेन हमारा टॉपिक आता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहां हुआ था? मोतिहारी बिहार में हुआ था। ठीक है, मोतिहारी बिहार में यह सत्याग्रह हुआ था। इसके सबसे प्रमुख जो नेता हैं, उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। जो सबसे प्रमुख नेता आएंगे इसमें, उनका नाम क्या आएगा? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, जो ये चंपारण सत्याग्रह है वो किस कारण किया गया था? तो सबसे पहले नील की खेती, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था नील की खेती। ठीक है, इंडिगो नील की खेती। बेसिकली नील की खेती के बारे में मैं आपको बताऊं तो नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती है। ठीक है, कलेक्टर को आदेश दिया जाता था कि हर किसान के जिसके पास भी जमीन है, ठीक है, उसका एक, अभी आगे पढ़ोगे 3/20 यानी 3 कटिया पद्धति के बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे। लेकिन यह आदेश दिया जाता था कि सभी को नील की खेती करना अनिवार्य। ठीक है, और नील की खेती करने के बाद 2 या 3 साल तक धीरे धीरे वो मिट्टी की उपजाऊपन क्या हो जाती है? नष्ट होने लगती है। यानी एक तरीके से नील की खेती भी करते थे, प्रॉपर तरीके से पैसे भी नहीं मिलते थे और मिट्टी की उपजाऊपन भी खत्म हो जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से किसानों की बहुत ज्यादा समस्या थी। ठीक है, ये देखो, इस खेती के बाद 2-3 वर्षों में, ठीक है, तक भूमि की उपजाऊपन कम हो जाती, यानी अनउपजाऊ हो जाता था। ठीक है, धीरे धीरे उपजाऊपन कम हो जाती थी। किसानों की मेहनत होती थी बहुत ज्यादा, लेकिन वो मेहनत का पैसा किसानों को पूर्ण रूप से नहीं मिलता था। यानी कि आप मेहनत करो, लेकिन अंग्रेज जो थे पहले बोलते थे आपको इतना पैसा मिलेगा, आप नील की खेती करो। लेकिन जब नील की खेती कंप्लीट हो जाती थी तब उनको उतना पैसा जितना बोला गया था उतना नहीं मिलता था। ठीक है, नहीं मिलता था, और ऊपर से उनको टैक्स भी चुकाना पड़ता था। जो हर साल वो टैक्स लेते थे वो तो कंपलसरी चुकाना पड़ता था उनको। इसके साथ साथ उनको नहर का टैक्स भी देना पड़ता था, पानी का टैक्स भी देना पड़ता था। तो इस प्रकार से वहां के किसान, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी में थे। ठीक है, वो अपने अनाज भी प्रॉपर नहीं बो पाते थे क्योंकि उनको नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, अंग्रेज अत्याचार करते थे, इस प्रकार से नील की खेती उनसे जबरदस्ती कराई जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी परेशानियां थी। ये परेशानियों के बारे में किसको सबसे ज्यादा जानकारी थी? राजकुमार शुक्ल, क्योंकि वहां के ये सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, तो उनको ज्यादा जानकारी थी। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए, जो नील की खेती होती है वो बेसिकली 2 प्रकार से होती है। एक होती है जीरात और दूसरा होता है आसामी बार। ठीक है, नील की खेती 2 प्रकार से होती थी, एक होता था जीरात और दूसरा होता था आसामी बार। अब ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहला, जीरात में क्या होता था कि वहां की जो अंग्रेज गवर्नमेंट है वो आपको क्या देती थी? पैसे देती थी। ठीक है, और जो आवश्यक चीजें हैं वो देती थी। आपको क्या करना है? अपने खेत में नील की खेती करनी है। ठीक है, तो उनकी देखरेख में जो नील की खेती होती थी वो किसके अंतर्गत आती थी? जीरात के अंतर्गत आती थी। लेकिन मेन समस्या थी इसमें, सबसे बड़ी मेन समस्या थी आसामी बार में। आसामी बार को 2 भागों में अगर बांट दिया जाए, कभी कभी 3 भागों में ही बांटते हैं, लेकिन 2 भागों में बांट दिया जाए तो मेन जो होती है 3 कटिया प्रणाली, इसी में सबसे ज्यादा समस्या थी किसानों को। 3 कटिया प्रणाली और दूसरी है कुर्तौली। ठीक है, तो दोनों को समझते हैं ये आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले 3 कटिया प्रणाली, इसी में सबसे ज्यादा समस्या थी। 3 कटिया प्रणाली को अगर हम लोग तोड़ के समझे तो 3 यानी कि 3, ठीक है, कटिया यानी कट्ठा। ठीक है, ये लैंड मेजरमेंट के आधार पे अगर बोला जाए तो 1 बीघा का 20 कट्ठा होता था। 1 बीघा जमीन का
को 20 कट्ठे के आधार पे माना जाता था, यानी 1 बीघा 20 कट्ठे के बराबर था। और 1 बीघा 20 कट्ठे के बराबर था तो जिसकी जमीन 1 बीघा थी वो उस 20 कट्ठे में से 3 एरिया जो है, यानी 3 कट्ठे का जो एरिया है, ठीक है, यानी 1 बीघा में से जो 3 वाला हिस्सा है, यानी कि अगर 20 कट्ठा उसका 1 बीघा का 20 कट्ठा होता है तो उसका जो 3% वाला एरिया है उसमें नील की खेती करना अनिवार्य रहता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। 3 कठिया पद्धति इसलिए क्योंकि कट्ठा मतलब होता है 1 बीघा का 20 कट्ठा, तो इस 20 कट्ठे में 3% हिस्से में आपको नील की खेती करना अनिवार्य रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार की जो खेती होती थी वो किस प्रणाली के अंतर्गत आती थी? 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत आती। ठीक है, और दूसरा है करतौली। ठीक है, करतौली में क्या होता था, किसान को बहुत सारी समस्या रहती थी, जैसे घर की समस्या, पारिवारिक समस्या, पशु की समस्या हो गया, ठीक है, उसके बाद खेतों की समस्या हो गया। तो ये सारी समस्याओं के लिए किसान क्या रहता था, ऋण लेता था, उधार लेता था, पैसे लेता था, और जब तक वो पैसे चुका नहीं पाता था उसको अपने खेतों में, ठीक है, किसकी खेती करनी पड़ती थी? नील की खेती करनी पड़ती थी। तो ये भी एक तरीके से उनको करने पर मजबूर किया जाता था कि जब तक आप अपना पूर्ण पैसा नहीं दे दे तब तक आपको नील की खेती करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो एक प्रकार से जबरदस्ती उनको नील की खेती करने के लिए फोर्स किया जाता था। तो इस प्रकार यहाँ पर किसानों की स्थिति ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ठीक है, और कई किसान तो आत्महत्या भी कर लेते थे। क्यों? क्योंकि इतनी मतलब परेशानियों में रहेंगे, अगर ठीक तरीके से भोजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, और पहले तो परिवार भी बड़ा रहता था, ठीक है, तो इस प्रकार के भोजन नहीं मिल पाने के कारण किसानों की स्थिति और खराब होने लगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए, इस प्रकार की समस्याओं की जानकारी सबसे ज्यादा राजकुमार शुक्ल की थी, क्योंकि वहां से आते हैं। तो हुआ क्या था, 1916 में, याद रखिएगा, 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, और इस अधिवेशन की खास बात यह है कि इसमें नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए, यानी जो पहले कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो एक हो गया था इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या था। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी जी से मिले। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी जी से मिले और उन्होंने चंपारण के आसपास के क्षेत्रों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से महात्मा गांधी जी को अवगत कराया, सब कुछ बताया, क्या परेशानी है, किस प्रकार वहां के किसान बहुत ही परेशान है, किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये भी बताया। तब महात्मा गांधी जी ने पूर्ण बात सुनी और उन्होंने कहा कि हम आएंगे लेकिन अगले साल। ठीक है, अगले साल। ठीक है, तब उसके बाद हुआ क्या कि 10 फरवरी 1917 में, याद रखिएगा, 10 फरवरी 1917 में महात्मा गांधी जी चंपारण पहुंचे। ठीक है, अब जब चंपारण आए उसके पहले उन्होंने पूरी तरीके से स्टडी कर लिया था, ठीक है, कि हमको करना क्या है। ठीक है, कुछ भी करने से पहले उसका पूरा अगर अध्ययन कर लोगे तो वो काम आसान हो जाता है। तो उन्होंने पहले स्टडी किया, उसके बाद 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी जी चंपारण पहुंचे और उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद वहीं के थे, ठीक है, बिहार के रहने वाले थे, अनुग्रह नारायण सिंह और उसके साथ ब्रिज किशोर प्रसाद, ये सब उनके साथ आए। ठीक है, और उनके जब साथ ये आए चंपारण, ठीक है, चंपारण पहुंचे, तब राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, जितने भी आसपास के गांव थे, जितने भी जहां तक, ठीक है, वो जा सकते थे, उन्होंने हर जगह ये घोषणा करवा दी कि आप लोगों की समस्या को दूर करने के लिए एक महात्मा आए। सारे किसानों को ये बोला कि आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक महात्मा आए हैं, आप आइए। ठीक है, तो जितने भी किसान थे सब अंग्रेजों से डरे हुए थे। ठीक है, लेकिन राजकुमार शुक्ल पर वहां के लोग बहुत विश्वास करते थे। उनके बोलने पर उनके मन में आत्मविश्वास जगा और सब एकत्रित हुए, कहां? चंपारण के आसपास।
इतनी भीड़ लगी कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए। सोचा नहीं गया था कि इतनी भीड़ आएगी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो जानते थे कि महात्मा गांधी जी चंपारण आ रहे हैं, और महात्मा गांधी जी जब चंपारण के लिए निकले थे तो कई बार उनको रोका गया था कि स्थिति बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, धारा 144 लागू की जाएगी। इस प्रकार कई तरीके से उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन महात्मा गांधी जी रुके नहीं कि आपको जो करना है कर लो, किसान परेशान है, मैं जरूर जाऊंगा। तो जब यहां पर आए, ठीक है, जब पता चला तो चंपारण में इतनी भीड़ लग गई, चंपारण में इतनी भीड़ को देखकर अंग्रेजों के पसीने छूट गए। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने सभी किसानों से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद, ठीक है, उनकी समस्याओं को लेकर एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट को, ठीक है, उस रिपोर्ट में लगभग सारे किसानों के साइन या अंगूठे ले लिए, ठीक है, अंगूठे का निशान ले लिया, साइन ले लिया, ठीक है, जिससे ये पता चले कि ये दस्तावेज सही है। ठीक है, अब ये सब लेने के बाद उन्होंने पूरे फाइल को, पूरे रिपोर्ट को अंग्रेज प्रशासन के सामने रखा, ठीक है, और प्रशासन के सामने रखा और इंतजार किया कि वो कुछ इस पर एक्शन लेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने इसमें कोई जवाब नहीं दिया। जब उनके मुताबिक कोई जवाब नहीं मिला, ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया, तो गांधी जी ने वहां पर सबसे पहली बार, याद रखिए, भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। जब अंग्रेजी प्रशासन से कोई भी जवाब नहीं आया, ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया गया, ठीक है, तो उसके बाद सत्याग्रह किया गया भारत में सबसे पहली बार। कहां? चंपारण में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और इस सत्याग्रह में, ठीक है, महात्मा गांधी जी से पुलिस वाले और कलेक्टर, आसपास के लोग इसलिए डरते थे क्योंकि महात्मा गांधी एक बैरिस्टर, ठीक है, और पढ़ के कहां से आए थे? लंदन से। उन्हें भी कानून के हर एक चीज के बारे में पता था, ठीक है, तो इससे ज्यादा इनसे कोई भी ज्यादा उलझता नहीं था। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब ये सत्याग्रह करना चालू किए, ठीक है, तब अंग्रेजों का टेंशन बढ़ने लगा, ठीक है, और जितना लेट हो रहा था उतनी जनसंख्या और बढ़ रही थी, आसपास के क्षेत्र से और लोग आ रहे थे, ठीक है। अब यहां पर टेंशन बढ़ने लगा अंग्रेजों का। तभी अंग्रेजों ने क्या किया, इन्होंने एक बैठक रखी, ठीक है, अब इसका समाधान करने के लिए, क्योंकि सत्याग्रह से ये परेशान हो गए थे, कौन? अंग्रेज, ठीक है। परेशान होने के बाद रांची में जून 1917 में इन्होंने एक बैठक रखी, एक मीटिंग रखी, और इस मीटिंग में उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी में कितने सदस्य रखे? 7 सदस्य रखे, ठीक है। और वो कमेटी क्या थी? चंपारण जांच समिति। उस कमेटी का नाम क्या था? चंपारण जांच समिति। ये समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के आधार पर, याद रखिएगा, इसी रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, 3 कटिया प्रणाली को मजबूरन समाप्त करना पड़ा। 3 कटिया प्रणाली को क्या करना पड़ा? समाप्त करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर था महात्मा गांधी और लोगों की बढ़ती जनसंख्या भी प्रेशर थी, ठीक है। और इस रिपोर्ट के आधार पर जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी 7 सदस्यीय कमेटी ने, उन्होंने भी ये कहा था कि 3 कटिया प्रणाली सही नहीं है, तो उन्होंने 3 कटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। साथ साथ उन्होंने क्या किया था कि जो अवैध वसूली हुई है, जो वसूली अवैध हुई है, उसका 25% किसानों को वापिस किया जाए, ठीक है। और तीसरा जो है 5 वर्ष, कहीं कहीं 10 वर्ष भी लिखा रहता है, 5 वर्ष के भीतर जो नील की खेती कराने के लिए बाहर से आए थे उनको चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया। जो नील की खेती करवाने के लिए बाहर से आए थे, विदेश से आए थे, जो नील की खेती कराने पर फोर्स करवाते थे करने के लिए, क्योंकि व्यापार करना था इनको, तो इसीलिए इनको यहां से तुरंत चंपारण से निकलने का आदेश दे दिया। तो इस प्रकार से 3 प्रमुख कारण थे, ठीक है। और जो सबसे बड़ा कारण था, ठीक है, नील की खेती बंद होने का, वो मेरे ख्याल से ये था। कारण क्या था कि जर्मनी में आर्टिफिशियल इंडिगो, यानी कि नील की जो आर्टिफिशियल तरीके से नील कलर बनाया जाता है, उसका निर्माण तीव्र गति से चालू हो गया था।
और ये इतनी तीव्र गति से हो रहा था कि इसकी जो गुणवत्ता, जो क्वालिटी थी और जो उपलब्धता थी मार्केट में जो उपलब्धता थी, ये बहुत ही अधिक मात्रा में होने लगी। और क्वालिटी में भी अच्छा, उपलब्धता भी बहुत है, यानी कि मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो इसकी डिमांड बढ़ने लगी, जो जर्मनी से बनते, ठीक है। अब ये इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि आदमी जो भारत से जो जैविक रूप से, क्योंकि हमारे खेत में वो पहले उगाते थे नील का पेड़, फिर उसको रगड़ रगड़ के उससे नील निकाला जाता था, तो ये प्रक्रिया भी कठिन रहती थी, उगाने में भी समय लगता था और इस प्रकार से बनने में भी समय लगता था, वो उतना प्योर नहीं बन पाता था। तो इसीलिए भारत से आने वाले जो जैविक नील है, जैविक नील यानी कि पूर्ण रूप से खेतों से निकलने वाली पत्तियों से बनता था, तो जैविक नील की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी। अब डिमांड कम होने लगी, इसकी डिमांड बढ़ने लगी आर्टिफिशियल नील की। तो जब आर्टिफिशियल नील की डिमांड बढ़ने लगी, इसकी डिमांड कम होने लगी, तो इसकी भी पैदावार कम करने लगे, तो अंग्रेजों को घाटा होने लगा। तो अंग्रेजों को जब घाटा होने लगा, तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे इसका उत्पादन क्या कर दिया, कम कर दिया। तो एक ये भी कारण बोला जा सकता है, ठीक है, तो ये भी एक कारण बोला जा सकता है। इसी प्रकार धीरे धीरे चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, और जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, तो जिसमें गांधी जी का सबसे पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, गांधी जी का सबसे पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और ये बेसिकली किसके लिए था, ये वहां के किसानों के लिए था जो नील की खेती करने पे मजबूर थे। धीरे धीरे नील की 3 कटिया प्रणाली समाप्त हुई और वहां के लोगों को राहत मिली। तो ये था आपका पहला सत्याग्रह, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो ये चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सत्याग्रह को लेकर, किसी दूसरे आंदोलन को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।